माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 361 डॉक्टर संजय सुजय विखे पाटिल। द क्वेश्चन नंबर 361। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा अपकमिंग सेक्टर है और जब भी कोई किसान कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके पेस्ट अटैक्स हो या लो प्रोडक्टिविटी हो। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि ये जो लो प्रोडक्टिविटी का मसला, इसे हल करने के लिए क्या सरकार किसी तरीके की सब्सिडी के प्रावधान करने की विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और इस दृष्टि से हमारे दो कार्यक्रम, दो योजना प्रारंभ की है, जिसमें एक परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और दूसरी मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की है, जिसके अंदर किसान को हम ये सपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर एक तो उसको किसान को 50,000 रुपये पर हेक्टर की सहायता दी जाती है और जिसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में दिए जाते हैं और साथ ही 19,000 रुपये उसको ट्रेनिंग और अन्य कंपाउंड के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार की उसके जो होने वाले नुकसान या जिससे कि उनको उसकी भरपाई हो सके। और निश्चित रूप से इसको लेकर, जैसा कि मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि लगातार इसके अंदर इसमें भी दी जाती है और साथ ही प्राकृतिक खेती के अंदर भी हम पर हेक्टर 12,200 रुपये देने का प्रावधान किया है। और उसी का परिणाम है कि लगातार ऑर्गेनिक खेती के अंदर, फसल के अंदर, यील्ड के अंदर और लगातार वृद्धि हो रही है और पूरे आज देखा जाए तो लगभग 38.19 लाख हेक्टर है जो हेक्टर इस ऑर्गेनिक खेती के लिए कवर किया गया है और लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अंदर हमारे जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, नमामि गंगे के अंदर भी क्षेत्र को बढ़ाया गया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है और इस तरह से हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें किसानों को सपोर्ट किया जाता है ताकि किसान अपने इस ऑर्गेनिक खेती की ओर जाए और जिससे कि जो देश की आज सबसे बड़ी मांग है और एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की जो ऑर्गेनिक है उसका बड़ा अभी डिमांड भी बढ़ी है। माननीय सदस्य, नो माननीय सप्लीमेंट्री। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना और इसी हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर, लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट के लिए लगने वाला सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा महंगा और लंबा है, जिसकी वजह से किसान की उसको उपज को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन और सर्टिफिकेशन की इस लंबी प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रावधान या विचार सरकार कर रही है? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि पहले ये प्रक्रिया बहुत लंबी भी थी और किसान के लिए थोड़ी महंगी भी पड़ती थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद में लगातार इस दिशा में काम किए गए कि इसको सर्टिफिकेशन की किस तरह से हम कम उसको कर सकें और रेट भी उसकी कम हो सके। तो उसमें जैसा कि पहले 2001 के अंदर जब ये प्रारंभ हुई तो ये NPPO के अंतर्गत इसका ग्रुप सर्टिफिकेशन होता था, तो उस समय लगभग 10 से 15,000 रुपये उसका ग्रुप एक सर्टिफिकेशन के लिए पैसा लगता था किसान का पर हेक्टर और प्रति ईयर लगता था। लेकिन अब किसानों के लिए हमने इस तरह से व्यवस्था की है कि अगर किसान ग्रुप सर्टिफिकेशन के अंदर आता है और 500 किसान अगर होते हैं एक साथ अगर सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो हम उसको सिर्फ 5 लाख रुपए से 50,000 से 75,000 रुपये के बीच में उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है। और उसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम का भी खर्चा है, वो भी लगभग 500 रुपये आता है।
तो ऐसे करके टोटल अगर 500 किसान एक ग्रुप में करते हैं तो 1000 रुपये के अंदर हो जाता है सर्टिफिकेशन। वही पहले 15 से 20 हजार रुपये लगभग खर्चा आता था। तो एक तो ग्रुप है, दूसरी हमारी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भी हम सर्टिफिकेट करते हैं। उसके अंदर एक पंचायत या अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जो या पंचायत समिति है तो उसके अंदर पहले परंपरागत कृषि के तहत या कभी पेस्टिसाइड या यूरिया डीएपी का उपयोग नहीं किया है, ऐसे राज्य सरकार अगर कोई क्षेत्र को नोटिफाई करके भारत सरकार को भेजती है तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत हम पूरा एरिया को ही वो ऑर्गेनिक जोन घोषित कर देते हैं। और उससे क्या है कि एक तो उसका जो सर्टिफिकेशन जो चार्ज होता है वो भी किसान को नहीं देना पड़ता। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जो चार्ज होगा, जो थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन करती है उसका पूरा खर्चा है वो भारत सरकार वहन करती है। इसलिए ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि राज्यों को इसकी ओर जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक का और प्राकृतिक खेती का एरिया और ज्यादा बढ़ सके। कृष्णपाल सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो माननीय मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा गृह राज्य मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में अग्रणी है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मेरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश से 5 लाख टन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ है, जो कि पूरे देश में जितनी टोटल एरिया में फार्मिंग होती है उसका 40% एरिया मेरे मध्य प्रदेश से आता है। और माननीय इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश को पिछले 5 बार से कृषि कर्मण्य अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। उसके लिए सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनके लिए मेरे मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैं स्वयं एक किसान हूं और किसान के साथ साथ एक डॉक्टर होने के नाते रसायन मुक्त उपज की मांग पूरे विश्व में है। और मेरा ये मानना है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के अधिक प्रयोग से बच्चों में, महिलाओं में और वरिष्ठ नागरिकों में स्वास्थ्य पर उनके काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। माननीय ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ोतरी के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। कई किसान मेरे क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से अलग अलग फल, सब्जियां व फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई भी बीमा योजना नहीं होने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए निर्धारित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार इन किसानों के लिए एक विशेष बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी क्या, जिसकी सिफारिश 2018 में एस्टीमेट समिति द्वारा भी की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे हमारे सदस्य हैं वो सक्रिय है कृषि के लिए और हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग का इन्होंने क्वेश्चन उठाया है और मुझे इस बात में ये जानकारी देनी है कि किसान, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की है और नई फसल बीमा नीति के अंदर ये भी प्रावधान किया है कि वो एक तो स्वैच्छिक भी कर सकता है और उसमें जैसा कि इन्होंने अपने एरिया की चिंता और पूरे देश की चिंता की है, तो उसके अंदर अगर राज्य नोटिफाइड करता है, चाहे वो मल्टीपल है चाहे कैसी भी खेती है, और उसके अंदर चाहे वो अगर करता है तो चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कॉमर्शियल क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चर हो, उसके अंदर कोई भी अगर फसल होती है तो उसको इसके अंदर दायरे में लिया गया है। और उसमें इतना ही है कि राज्य इसको नोटिफाइड करे और राज्य नोटिफाइड करेगा तो हो जाएगा। और दूसरा इसमें एक और स्कीम है जिसके अंदर ये है कि नॉन नोटिफाइड क्रॉप है, अगर नॉन नोटिफाइड क्रॉप है तो उसके अंदर भी एक योजना है जिसमें रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी इसको कवर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम अवश्य है जिसके अंदर किसान, राज्य सरकार को उस फसल का नोटिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो मल्टीपल है या कोई भी फसल है। तो इसके लिए बिल्कुल सरकार के अंदर और इस नई फसल बीमा योजना के अंदर इसको लिया गया है। मैं किसी भी सदस्य को अगर सप्लीमेंट्री में या मूल क्वेश्चन में संक्षिप्त नहीं पूछेगा तो मैं नहीं कहूँगा। माननीय मंत्री जी, आप भी संक्षिप्त में जवाब दें। प्रताप सिन्हा जी, आप जो प्रश्न पूछे आप प्रश्न पूछे, उसका जवाब दे दें। Thank you, Speaker, sir.
Sir, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji is giving a lot of importance for organic farming. Sir, ICAR has developed various types of organic fertilizers. After doing the field research, field trial, it is found out to be very effective, sir. But sadly, in between, the prices of sulfate of potassium and various other fertilizers have been doubled, sir. So, but in between, the GST, they are putting 12% GST on organic fertilizer, sir. I request the Honorable Minister through you to reduce the GST on organic fertilizer, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास किया है और आगे भी कर रही है और जैविक खेती से किसान की इनकम भी कम होती है। और रही बात जीएसटी, तो जीएसटी का विषय वो कृषि विभाग से संबंधित विषय नहीं है, तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि उस विभाग से अगर बात करेंगे तो फिर भी मुझे यह कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है वो संवेदनशील है। श्री श्रीनिवास पाटिल। Thank you for giving me the opportunity. I was Governor of Sikkim from 2013 to 2018, and during my tenure, Sikkim was declared first 100% organic state in India by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. First, the ordinance was issued by me as the Governor of Sikkim, followed by the bill introduced in the Legislative Assembly, and further it was debated and was passed an act. The act prohibited use of dangerous chemical fertilizers and poisonous pesticides by farmers. My supplementary is whether the Honorable Minister of Agriculture, Government of India, has any plan to follow the case study of Sikkim and take any legislative measures or financial assistance schemes or both to promote organic farming in other states in the country. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत सिक्किम के अंदर भी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरा प्रदेश है उसको इसके अंदर कवर किया गया है। वैसे अगर कोई भी राज्य अगर ये कहता है कि मैं पूरे राज्य को ऑर्गेनिक जोन घोषित करना चाहता हूं या किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को भी अगर करना चाहे तो वो उसके अंदर कर सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार है वो भारत सरकार को रिकमेंडेशन करेगी। और दूसरा, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया पूरा उसका कि कौन सी सहायता या सरकार की तरफ से सहयोग किया जाता है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया ही है कि PKVY योजना के अंतर्गत और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए जो योजना है उसके तहत सरकार है किसानों को सहयोग प्रदान करती है। GT नामग्याल, एक प्रश्न में 15 मिनट लगते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2018 से लद्दाख ने एक संकल्प लिया है कि लद्दाख को एक मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत पूरे लद्दाख को हम ऑर्गेनिक डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसी संदर्भ में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, हमने एक पॉलिसी बनाया मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि मोदी पॉलिसी ऑफ लद्दाख करके। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेरणा लेते हुए मोदी ऑफ लद्दाख करके पॉलिसी का नाम दिया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मंत्री जी ने 500 करोड़ का सैंक्शन दिया, जिसमें से हमें 200 करोड़ जो है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हमें मिल गया। उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब ये एक पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए केवल ये पॉलिसी नहीं, बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितने भी उसका भी हमें सपोर्ट चाहिए। सर, रिसेंटली मैंने दिशा कमेटी का मीटिंग लिया था लेह कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 19 और फरवरी 21 को। मेरे जानकारी में ये आया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अभी तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा है। सोयल हेल्थ कार्ड जो है बहुत धीमी गति से इम्प्लीमेंट हो रहा है। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट लद्दाख में नहीं हो रहा है। उसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आपका प्रश्न क्या है? सर, इसी से मेरा प्रश्न बनता है सर, इसी से मेरा प्रश्न बनता है सर। फसल बीमा योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर। मैंने ये पता किया कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स ये बता रहे कि सारे इसका DPR बना के
सारी डीपीआर बना के स्टेट सेक्रेटरी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। तो मेरे माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न के साथ साथ निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से ये सारा ग्राउंड से जितना भी डीपीआर आता है टाइमली इसको सैंक्शन करने की कृपा करेंगे क्या? दूसरा, लद्दाख को मिशन ऑर्गेनिक, माननीय मंत्री जी, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा इन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड की स्कीम का कहा है और कृषि सिंचाई योजना के तहत कहा गया है और RKVY योजना के तहत राज्य सरकार से जो प्रोजेक्ट आते हैं उन प्रोजेक्टों के अंदर कई बार राज्य से हो सकता है कि उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्सली कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये प्रयास करते हैं और लगातार सरकार ये प्रयास करती है कि तुरंत वो प्रोजेक्ट हमारे पास में आए और उनको हम स्वीकृत करें। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लद्दाख के अंदर भी 5000 हेक्टेयर जो एरिया है वो इस ऑर्गेनिक के अंदर लिया है और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत ही किया है। और इसके अंदर लद्दाख के अंदर मैं ये भी कहूँगा, अगर वो और अधिक करना चाहता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान है, उससे भी किसानों को इसके अंदर सहयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 362 श्री गणेश सिंह जी। उत्तर सभा पटल पर रख दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि खेल राज्य का विषय है, किंतु खेलो इंडिया खेलों के तहत 247 अकादमियों की मान्यता दी गई है। मेरे मध्य प्रदेश में 15 मिली हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं पूरा इलाका पूरा खाली है, वहाँ कहीं नहीं है। 9 भोपाल में मिली हैं, 2 ग्वालियर, 2 जबलपुर और 1 इंदौर में। मैं इसके अलावा खेल मंत्रालय ने खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में सांसद खेल ट्रॉफी पिछले 2013 से लगातार करा रहा हूं। गांव में जो खिलाड़ी मौजूद है उनकी प्रतिभाओं को कैसे आगे लाया जाए उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। इस वर्ष तो 7500 खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से लगातार 2013 से मांग कर रहा हूं कि वहां पर कोई एक प्रशिक्षण केंद्र दिया जाए। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम से कभी स्टेडियम भी बनाया है। 2 मेरे पुराने स्टेडियम को मैंने रेनोवेट किया है। एक मैंने इंडोर स्टेडियम कॉलेज कैंपस में बनाया और एक को अभी मैं खेल का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो मैं उनसे चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र हमारे सतना को देंगे कि नहीं, ये जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को और पूरा सदन को ये बोलना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो मिशन है कि कैसे इंडिया को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाया जाए और इसके लिए निरंतर प्रयास भी चल रहा है। लगभग 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर है ये पूरा देश में करने का निर्णय ये सरकार लिया है और 2024 से पहले सारे जो खेलो इंडिया सेंटर है ये भी ये लक्ष्य मात्रा पूरा करने का भी हम लोगों को इरादा है। और माननीय वरिष्ठ संसद जी ने जो कार्य अभी तक किया और खेल का प्रति उनका जो भावना है उसको मैं सम्मान करता हूं। और उनका जो प्रस्ताव है, उन्होंने जो बोला है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर राज्य के माध्यम से उनका कोई प्रस्ताव आए, मेरा कार्यकाल में अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं उनको एश्योर करता हूं कि खेलो इंडिया सेंटर अभी तक 478 जो खेलो इंडिया सेंटर है वो बन चुका है। और माननीय सदस्य जी भी अगर चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में खेलो इंडिया सेंटर बने, या यहाँ पर उपस्थित सारे सदस्यों, पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का क्षेत्र में भी अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई खेलो इंडिया सेंटर बने, आप लोग ये प्रस्तावना राज्य के माध्यम से कीजिए। हम भारत सरकार जो है खेल क्षेत्र के विकास के लिए हर एक राज्य के साथ है, जिले के साथ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है और संसद मान्यवर के साथ है। तो मैं ये एश्योर करना चाहूँगा कि अगर उनका कोई प्रस्ताव राज्य के माध्यम से आता है तो उनका क्षेत्र में जरूर हम लोग खेलो इंडिया सेंटर करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भारत देश गांव का देश है। गांव में हर एक तरह के खेलों के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन खोज हम कर रहे हैं शहरों में। गांव के खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ओलंपिक के जितने खेल हैं, सारे खेलों के खिलाड़ी आपको गांव में एक जगह अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है कि नहीं है? क्या हम कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकते हैं?
यदि हाँ तो मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। मैं उनसे अपने संसदीय क्षेत्र 17 में कोई विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात मांग रहा हूं। शायद वो इस पर अभी उन्होंने उत्तर में कहा भी है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं इसको स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगा पूरा सदन को, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम लोग अगर देखें कि 2020 टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा सफलता भारत को मिला है और सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त हुआ है 2020 टोक्यो ओलंपिक से। और उसमें प्रतिभाग लेने वाले जो खिलाड़ी है महोदय, हम लोग अगर थोड़ा अगर देखें तो ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। चाहे नीरज चोपड़ा जी हो, चाहे मीराबाई चानू जी हो, चाहे लावलीना हो, सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। और ये जो सारे खेलो इंडिया के तहत ये जो खेलो इंडिया सेंटर करने का हम जो सरकार ने निर्णय लिया है, ये सारे जो है छोटा छोटा शहर या जिले शहर जो है वहाँ पर ही किया जाते हैं। और जो छोटा शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से ही ज़्यादातर खिलाड़ी जो है इन सारे खेलो इंडिया सेंटर में आते हैं। और इससे अलावा भी 247 जो एकेडमी है जिनको खेलो इंडिया के तहत मान्यता दी गई है, और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र से आए खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाती है, कोचिंग दिया जाते हैं। महोदय, प्रश्न जरा बड़ा था तो उत्तर भी थोड़ा मैं देना चाहूँगा। आप ये भी दे सकते हैं कि हाँ ना, हाँ ना, ये भी दे सकते थे। बिल्कुल महोदय, मैं थोड़ा भारत आज विश्व में विश्व गुरु बन रहा है खेल क्षेत्र में भी, मैं इसका छोटा एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपके इस विषय को लेकर मैंने ऑलरेडी घोषणा कर रही कि ध्यान आकर्षण आ रहा है, इसलिए आप संक्षिप्त में जवाब दे दें मंत्री। मैं एक अभी हुआ घटना का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि माननीय सांसद जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है क्या, विश्व स्तरीय है क्या नहीं। मैं ये दावे के साथ ये सदन पर खड़ा होकर बोलना चाहूँगा, कई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल कराने का जो प्रस्तुति है वो तो हमारे देश का है ही। अगर ओलंपिक जैसा खेल का मेजबानी करने का नौबत आए तो उसको भी करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश को है। और महोदय, अभी घटा एक छोटा घटना कहना चाहूँगा। अभी जो ओलंपियाड एक गेम्स होता है जो पूरा विश्व का सारा देश जो होता है उसमें ये चेस का कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और ओलंपियाड 2022 ये रशिया में होने वाला था, लेकिन विपरीत परिस्थिति के कारण जो वेन्यू है ये परिवर्तन करने का निर्णय लिया। और बहुत सारा विश्व का बड़ा देश जो है, चाइना सहित और भी बहुत बड़ा देश है, जो इसका मेजबानी करने के लिए आग्रह प्रकाश किया था। लेकिन जो ओलंपियाड का जो ये जो कमेटी है, इन्होंने भारत को ही महफूज समझा और हमारा देश में इसको करने का निर्णय लिया। और महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नीति है, और धीरे धीरे विश्व गुरु बन रहा है महोदय, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे भारत जो है, हमारा देश जो है, विश्व का खेल क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ा जो कार्यक्रम है वो करने के लिए एक सभी देश का पहला पसंद बनने जा रहा है महोदय। में क्या बोलेंगे सर? श्रीमती हेमा मालिनी। इनका तो सुनते आ रहे हैं, मंत्री को बुलाइए उसमें। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। Our government, under the leadership of our Prime Minister Modi ji, has taken pride in our sporting capacity, and his encouragement and support has seen India win medals in the Olympic and Commonwealth Games. It is our duty to see that this winning streak is duly maintained. My humble suggestion is to start implementing a program, One State, One Sport, wherein each state identifies its major sports strength, like wrestling in Haryana, kabaddi in Maharashtra, and football in Bengal, and concentrate on developing it on a priority basis, along with other sports which can also be encouraged. My question to the Honorable Minister is whether the government is working on One State, One Sport campaign, or is it planning to do it in the near future? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका प्रश्न भी है और सलाह भी है।
तो मैं बहुत बहुत आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और महोदय, इस वन स्टेट वन स्पोर्ट्स के ऊपर आदरणीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी तक एक वर्चुअल मीटिंग कर चुका है हर एक स्टेट की खेल मंत्री के साथ और उनकी आधिकारिक के साथ, और उनके साथ ऐसा सलाह भी लिया गया है ऐसा करने से क्या हो सकता है और आप लोगों का प्रपोजल क्या है। तो महोदय, इस विषय पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा और माननीय सदस्य जी को अपना जो सजेशन उन्होंने दिया है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी वीक में ये ध्यान आकर्षण ले जब सबको मौका दूंगा। श्री क्वेश्चन नंबर 363 श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी, नंबर 363। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखे हैं। माननीय सदस्य, Although rupees 3,712 crores was allotted for RKVY under budgetary 21-22, only 2,000 has been utilized for the revised estimation for 21-22. This means there is an under-utilization of 46% for RKVY. Can the Minister explain the reason for this and what steps are being addressed? माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक परियोजना आधारित योजना है, ए प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम। जिला और राज्य आवश्यकता के आधार पर योजना बनाने का स्वतंत्रता राज्य और यूटी को है सर। The member is asking for unspent money. The fund is unspent because of many of the states are not formulated committees. There are 3 level committees sir। एक जिला में एक कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर प्लानिंग कमिटी, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर प्लानिंग कमिटी एंड स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। Only 13 states are formulated DAP sir, district agriculture planning committees, and only 11 states are formulated state level agriculture planning committees. And the second reason is sir, many of the states which have taken money, they are not send utilization certificates to the center. That is also one of the reason. And third reason is due to the requirement of Department of Expenditure for compliance with the public financial management system and mapping of single nodal account by the state governments. Release the first installment to the state governments has been delayed in the year of 2021 sir. These are the 3 reasons because of this unspent money sir. Sir, Agri Entrepreneurship Development Program component of RKVY has been implemented to fuel innovation in artificial intelligence, Internet of Things, information and communication technology and blockchain technology for the agriculture sector. Can the government provide details of the training program conducted under the Agri Entrepreneurship Development Program of the RKVY and the number of agri startup funds in 2021? Sir, in RKVY, in order to promote innovation and entrepreneurship by providing financial support and nurturing the incubation ecosystem, sir, a new component, Innovation Agriculture Entrepreneurship Development Program has been launched under the revamp scheme of RKVY and Raftar in 2018 and 19 with 10% of annual outlay, including 2% of outlay administrative process, sir. In that, we have 5 knowledge partners, sir. 5 institutions are knowledge partners and 24 agri incubators are there, and 799 startups are started in this scheme, sir. 799 newly innovative startups are started, and also we are giving 2 months training for the farmers and incubators and also startups with the stipend of 10,000 rupees in this scheme, sir. Shri N. Random Pump. Has the government formulated any monitoring mechanism to ensure the targets under the scheme are being met and funds are being utilized? If so, what have been the observations regarding the implementation of the scheme, and
If not, what are the reasons for not having monitoring the mechanism? Adhyaksha, the actual achievement are entered online by the states in RKY website, sir. There is a website in RKY for the RKY scheme. Website is in public domain. Second is we have to enter the data in new version of RDIMS have been provided, and also projects are monitored by periodic desk review meetings in the department and field visits by the officials, and even NITI Aayog is monitoring the system, sir. श्री रतनलाल कटारिया जी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भारत के कृषि उत्पादों की जो एक्सपोर्ट हुई है कई लाख करोड़ रुपए की हुई है और अभी उसमें और बहुत सी संभावनाएं हैं। तो क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि अपने भारत के जो खाद्यान्न हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ताकि विश्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अन्न का निर्यात हो सके, जिसकी के बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग के लिए बात किया है। हम परंपरागत कृषि योजना में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा मदद दे रहे हैं सर, इसीलिए हमारा तो इसको बढ़ा सके, क्योंकि वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. Already we are surplus production in the country, but we have to improve the quality. That's why we are encouraging natural farming and also organic farming, and more countries, many of the countries are asking for organic products from India, sir. Shri Sanjeev Kumar. Thank you, sir. I thank Honorable Minister for giving very comprehensive reply. This question is also related to zero budget farming, sir. Sir, is there any change in norms of RKVY regarding zero budget farming? If so, can the Minister state how many zero budget farming projects have been implemented so far and in which states? Does the government propose to take any further steps to promote zero budget farming under RKVY? सर, स्टेट कैन फॉर्मुलेट देयर ओन प्रोग्राम्स फॉर देयर स्टेट सर. जिला का आवश्यकता क्या है, राज्य का आवश्यकता क्या है, इसके आधार पर वो प्रोग्राम बना सकते हैं सर. अभी तो जीरो बजट फार्मिंग का बात नहीं है सर. ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑल्सो अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्वेश्चन नंबर 364 राम्या हरिदास. सर 364 उत्तर सभा पटल पे रख दिया. Honorable member. Sir, whether the ministry plans active involvement to attain UN's SDGs. The allocation of fund in budget is the same to the previous year. Whether the ministry will ask more fund to achieve its goal, including Swamitwa survey in all states. सम्मानीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है सर, वो संयुक्त राष्ट्र ने जो सस्टेनेबल गोल जो दिए है उसमें हमारे मंत्रालय में स्थानीयकरण करके उसमें से 9 गोल जो है जो गांवों के विकास के लिए उपयुक्त है, उसका जो बजट है उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके बजट के माध्यम से कार्य कर रही है और 15 वित्त आयोग में से भी इसके लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से प्रावधान किया गया है. ऑनरेबल मेंबर्स. सर, survey of villages, Abadi, and mapping with improvised technology in village areas. Swamitwa survey aims at mapping and digitalization using drone technology. It may be helpful to settle dispute of land, but I am afraid that
it may be an interference of jurisdiction of Panchayat Raj institutions. Whether the government can collaborate Panchayat Raj institutions with this survey other than Revenue Department in states. Thank you, sir. सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का लॉन्चिंग किया है। ये योजना के माध्यम से गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान इस योजना के माध्यम से मिलेगा। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई योजना ये आबादी क्षेत्रों के लिए है और जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि गांव में इसका कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है, गांव के लोगों को साथ में लेके इसमें कर सकते हैं क्या? ये गांव के लोगों को साथ में लेके ही करना है सर। इसका मैपिंग होता है, ड्रोन से सर्वे होके इसका सैटेलाइट सर्वे करके 3 महीने के अंदर उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड के वजह से ग्रामीण नागरिकों के लिए इसका ऋण का लाभ भी होता है। वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग, उसका सक्षमीकरण और स्थिरता लाना भी इसमें इसका प्रावधान है। संपत्ति का ग्राम पंचायत के करों का निर्धारण करने के लिए भी इसका लाभ मिलता है। ग्राम पंचायत का कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका उपलब्ध है। सर्वेक्षण में तय बनाए गए GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास का GPDP बनाने में भी उसका योगदान मिलता है। और ये स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए सही मायने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम सर चल रहा है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या पंचायती राज मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों को चयनित किया गया है, जो आज भी आजीविका प्राप्त, स्वास्थ्य, बाल हितैषी, पर्याप्त जल उपलब्धता, स्वच्छ एवं हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा के लिए विकास में काफ़ी पीछे हैं। इनके विकास के लिए मंत्रालय ने कोई योजना बनाने का विचार कर रही है? सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से 2 महीने पहले पेशा की राष्ट्रीय परिषद ली गई थी, जिसमें इस बात की चिंता हम लोगों ने अवश्य की है और उसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से कई मंत्रालय है, उनकी सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय उचित प्रयास कर रहा है। टी सुमिति। Very much, sir. So, the Constitution 73rd Amendment Act 1992 relating to Panchayats mentions the responsibility of Gram Panchayat to prepare the social, economic and resource plans for rural areas. Whereas, the 11th schedule of the 73rd CAA, when it lists the functions of the Gram Panchayat, does not include the preparation of spatial plans for Gram Panchayat as one of the functions of Panchayat. Therefore, the rural areas are devoid of planned spatial development at the moment. I have a specific question to the Honorable Minister through you, sir. Does the Union Government have plans to allow Gram Panchayats to prepare spatial development plans as well on their own? Thank you very much. सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से GPDP, TPDP, BPDP और DPDP, ये गांवों के विकास के लिए गांव खुद अपना GPDP बनाए। और दूसरा सर, अभी हम लोग शहर के धरती पर गांवों का विकास करने के लिए गांवों का हम लोग मास्टर प्लान बनाने के बारे में गांवों को सूचना दी है। जिस तरह से शहर में DC रूल होता है, उसी तरह गांव का भी अभी मैपिंग होगा। गांव का अपना एक DC रूल होगा। गांव का विकास शहर के धरती पर किस तरह से हो, किस तरह से गांव अपना खुद विकास करे, इसलिए GPDP के माध्यम से और मास्टर प्लान के माध्यम से गांव को सक्षम करने के लिए जो योजना है, GPDP के माध्यम से किस प्रायोरिटी में सर, GPDP के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए गांव को हम लोगों ने प्रावधान किया है।
क्वेश्चन नंबर 365 श्री अरुण साव। क्वेश्चन नंबर 365। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है वो इस बात को साबित करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राज्यों की प्रमुख फसलें अलग अलग होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से क्षेत्रवार, राज्यवार अलग अलग फसलों को चिन्हांकित कर वो फसल लेने के लिए, जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके विपणन के बारे में सरकार की क्या योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा विपणन की और मार्केटिंग की और उस सारी दृष्टि से ध्यान रखा जा रहा है कि किसान को सुलभ स्थान अवेलेबल हो, उसकी जानकारी हो। इसके दृष्टि से एक हमने जैविक पोर्टल बनाया है और उसके ऊपर लगभग 5.73 लाख किसान जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट होता है वो उसके पोर्टल के ऊपर डालते हैं और उससे उनको मार्केट के अंदर निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और साथ ही इन किसानों को हम ट्रेनिंग के तौर पर भी 19,000 रुपये का RKVY योजना के अंतर्गत और PKVY योजना के अंतर्गत उन किसानों को दिया जाता है। और साथ ही FPO बनाए जा रहे हैं और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसके अंदर भी एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है और उनको वो भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और साथ ही मार्केटिंग के लिए किसानों को जिस तरह से FPO के बाद में उनको गाइड किए भी जाता है। और मुझे यही लगता है कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसान डायरेक्ट मार्केट से जुड़े और उसके लिए जो भी सपोर्ट करना चाहिए वो भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। जैविक फसलों का निर्यात बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े, उसके लिए लोग प्रेरित हों, निर्यात के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए? पहले वाले प्रश्न में जवाब दे दिया ना मंत्री जी ने। जैविक खेती के अंदर भारत का जो ब्रांड है वो पिछले 5-7 साल के अंदर लगातार पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है और उसके जैसे कि इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से जो ब्रांड है, ये एक पहचान भारत के का ऑर्गेनिक की बनी है पूरे विश्व के अंदर। और उसी का परिणाम है कि आज 2013 के अंदर जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय इसका जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता था वो 1.77 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था, वो अब बढ़कर 8.88 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गए, यानी कि 6 गुना वृद्धि हुई है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लगभग इस तरह से इसमें उत्पादन जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कुल मिलाकर एपीडे के द्वारा भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि किधर कौन सा ब्रांड है। और इसमें हमारे राज्यों ने भी कई अच्छे ब्रांड तैयार किए हैं, जिसमें मेघालय का मेगा ब्रांड है, ऐसे ही अलग महाराष्ट्र के अंदर भी तो महाराष्ट्र का अलग से ब्रांड है, मेघालय के ओमेगा नाम से। ऐसे राज्य सरकारों ने भी अपने ऑर्गेनिक के ब्रांड बनाए और विश्व स्तर पर भी हमारे ब्रांड की बहुत पहचान बनी है और उसी का परिणाम है कि एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है और उसका किसानों को डायरेक्ट लाभ भी मिल रहा है और उसकी रेट भी उनको किसानों को अधिक मिल रही है। सुधाकर संग्रह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र जो सूखाग्रस्त तौर के पर जाना जाता है तथा इस क्षेत्र में दलहन और तिलहन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में किसानों को जैविक खेती के बढ़ावा देने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार का विचार किसानों के आर्थिक सहायता देने का विचार है? क्योंकि जैविक खेती के शुरुआती कुछ सालों में काफ़ी कम उत्पादन होता है और उस जैविक खेती से उत्पादित दलहन और तिलहन का लाभकारी मूल्य मिले, इसलिए क्या सरकार कोई बाजार उपलब्ध करने में विचार कर रही है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं है तो उसके कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्पादन में कम की बात की गई है, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च भी किया है, कुछ उत्पादन में ऑर्गेनिक पे जाने पर यील्ड में वृद्धि भी हुई है। ये हमारा एक रिसर्च भी हुआ है। और रही बात उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट का, जो सदस्य ने बात की है, मैंने पहले अपने सवाल के जवाब में कहा है
कि 50,000 रुपये तक का पर हेक्टर किसान को सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट मिलते हैं और 19,000 ट्रेनिंग के कंपोनेंट के रूप में मिलते हैं। और जो अलग से अगर कोई किसान एफपीओ भी बनाना चाहता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हमारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ ऑर्गेनिक के बनाए जा रहे हैं और उनके लिए मार्केटिंग का और दूसरे सर्टिफिकेशन के लिए भी उनको गाइड किया जाता है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जैसे पहले जिक्र किया। इस तरह से लगातार प्रयास करके कि किसान को अधिक से अधिक इसका बेनिफिट भी मिले और अधिक से अधिक ऑर्गेनिक की ओर जाए, ताकि देश की सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो पेस्टिसाइड और यूरिया से जो बीमारी भी अधिक होती है, उसका भी समाधान हो सके। क्वेश्चन नंबर 366 श्री कृपानाथ मल्ला। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा। माननीय सदस्य। मेरा प्रश्न था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर, तो हमारे क्षेत्र में कितना हुआ है उसका आंसर तो मिला है और ये बहुत अच्छा स्कीम है कि सभी गांव को मेन रोड से जोड़ने का जो काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इससे पहले गांव में रास्ता ही नहीं थे। तो माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूँगा कि जो जितने भी रास्ता हुए हैं, इसके उपरांत बहुत सारे मेरे क्षेत्र में रास्ते रह गए हैं, जो कि इसके तहत इसको शामिल करने से अच्छा होगा। उसमें से मुख्य कुछ रास्ते हैं, मैं नाम एक दो बोल रहा हूँ। मेरा 2 जिला है, हैलाकंडी और करीमगंज। तो हैलाकंडी में बहुत सारे रास्ते हैं जो पीएमजी से आज तक नहीं जुड़ा है, जैसे चंडीपुर से भंवरतल उत्तर हैलाकंडी में पड़ता है, कटलीछड़ा में है गारत पुंजी और जया पुंजी, ये 20 किलोमीटर है। तो दूसरा राज्य सरकार से करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीएमजी में करने के लिए। हरीश नगर पीडब्ल्यूडी पॉइंट से हरीश नगर बल्दा बल्दी, ये भी 15 किलोमीटर है। गमरिया से सरसपुर 10 किलोमीटर है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। ये कुछ रास्ते रह गए हैं, तो माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको भी शामिल किया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बची हुई सड़क है उनके संबंध में सवाल किया है। राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव करके भेजती तो ही हम उस पर विचार करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना हम डायरेक्ट देते नहीं है, पैसा देते हैं। राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आते हैं। ये असम से संबंधित प्रश्न है, मैं असम सरकार भेजेगी तो उन पर जरूर विचार करेंगे। श्री दीपक बेज। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण है और इसमें समय सीमा और कुछ सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बस्तर जो देश का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ कुछ सड़कें स्वीकृति है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां समय सीमा में सड़कें नहीं बन पा रही है, तो कुछ समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में फेज 3 का काम चल रहा है और मेरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने की वजह से और गांव आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से दूर दूर गांव है, जहां आज अभी भी पूरे गांव को सड़कों से नहीं जोड़ पाया है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे उसको गांव को जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना है और कब तक उक्त गांव को जोड़ेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद जी ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर सरकार उसमें 3 कैटेगरी, मैदानी क्षेत्र 500 और पहाड़ी क्षेत्र में 250, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें गृह विभाग की भी संस्तुति लगती है। वो स्वीकृत होकर के आती तो हम उनको प्रस्ताव में शामिल करके देते हैं। श्री दिलीप सेकिया। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने विस्तृत रूप से मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगलदय में क्या क्या काम चल रहा है पीएमजीएसवाई योजना में विस्तृत रूप से दिया है। मैं डायरेक्ट एक सवाल और परामर्श देना चाहता हूँ। हमारे देश में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षित जिला है, वो मेरे संसदीय समष्टि में 2 है, दरंग और उदालगुरी। क्या ये आकांक्षित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए पीएमजीएसवाई रास्ता अधिक स्वीकृत देने के लिए भारत सरकार ने कुछ सोचा है, कुछ योजना है, एडिशनल कुछ रास्ता देंगे? दूसरा, मेरा इसमें ही एक सवाल है, मेरा सवाल नहीं परामर्श में पहले था, जो सांसद है वो सिलेक्शन ऑफ रूट्स में थोड़ा सा उनका एक प्रायोरिटी मिलता था।
अभी हम लोग को कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमको मालूम होता है कौन सा रास्ता बनना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं बनना चाहिए। अभी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो रास्ता का निर्णय होता है। तो इसलिए मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ मंत्री जी से, जो सांसद लोगों को भी इस रास्ता सिलेक्शन में कुछ अधिकार उनको भी प्रदान किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो सवाल खड़ा किए हैं कि इस पर्सनल डिस्ट्रिक्ट सड़कों के मामले में, चाहे पर्सनल डिस्ट्रिक्ट हो चाहे आम डिस्ट्रिक्ट हो, उसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव करके भेजती है, हम उसको स्वीकृति देते हैं। जो सड़कों के बनने का मानक है उसमें जो 3 फेस में अभी चल रही हैं, उसमें या तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, अस्पताल हो, मार्केटिंग हो, उसको जोड़ करके यदि सरकार भेजती है तो हम उसको स्वीकृति देते हैं और बनाने का प्रावधान भी करते हैं। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सवाल प्रधानमंत्री की जो ग्लासगो में जो घोषणा थी कि वो 2030 वर्ष तक 1 बिलियन टन कार्बन घटाना चाहते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम रोड बनाते हैं और पीएमजीएसवाई लगभग 50,000 किलोमीटर रोड प्रति वर्ष बनाती है, तो जब हम एक पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ जब रोड बनाते हैं तो बहुत सा हमारा फ्यूल तेल खर्च होता है और बहुत से कार्बन एमिशन भी होता है। तो क्या मंत्रालय किसी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी पे सोच रही है जिससे कि फ्यूल भी बचे, जिससे कि आपका कार्बन एमिशन भी बचे? और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घोषणा है कि 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन, तो क्या पीएमजीएसवाई रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ये मापदंड कैसे लाएगी अपने न्यू रोड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उस पर है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी हम इसको ला रहे हैं जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, वातावरण प्रदूषित ना हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें समायोजन करें। श्री रमेश मांझी। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। स्पीकर महोदय, 2007 तक 1000 पॉपुलेशन वाले गांव को कनेक्ट करना था। अभी 2022 हो गया है। मेरा संसदीय क्षेत्र नवरंगपुर जिले और मालकानगिरी कोरापुट जिले में बहुत सारे गांव हैं, नक्सली और ट्राइबल जिले हैं। इस जिला को कब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कनेक्ट किया जाए? अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा वही उत्तर होगा कि जिले से और प्रदेश से। माननीय सदस्य ने जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र के लिए बात की है उसको सरकार ध्यान में रखते हुए 150, 250, 200 आबादी जो नीचे करके दी है, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की संस्तुति लगती है, उसके आधार पर हम लोग को स्वीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 367 श्री संजय जादव। प्रश्न संख्या 367। महोदय, उत्तर सभापति पटक दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सम्मिलित करने के मापदंड और आधार क्या है, भविष्य में इसके विस्तार की क्या योजना है। उसके तहत सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा कि ओडीओपी जिलों में पीएमएफआई योजना की समितियां गठित की गई है, इसके सदस्य कौन हैं, यह किसकी निगरानी में कार्य करेगी, क्या इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और उत्पाद को बढ़ाने के लिए लोगों को किस तरह की प्रोत्साहित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में 36 जिला है और पूरे देश में 710 जिला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट 710 जगह इसकी व्यवस्था की गई है। श्री ओम पवन राजे निमालकर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है महाराष्ट्र में, वो एक आकांक्षित जिला है और उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत दलहन आधारित उत्पाद चना, मूंग, अरहर, दाल, आटा आदि इसके लिए अलॉट किया है, जबकि वहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये दलहन आधारित उत्पाद
ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में क्यों अलॉट किया गया है और ये कैसा अलॉटमेंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बदल के गन्ना और सोयाबीन के बारे में जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके लिए अलॉट हो पाएगा क्या। और एक दूसरा स्मॉल क्वेश्चन है कि ये आकांक्षित जिला होने की वजह से वहाँ पे नौकरियां का बहुत अभाव है, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ग्राउंड लेवल पे क्या कोशिश कर रही है, उसके बारे में क्या कदम उठा रही है। महोदय, महाराष्ट्र में इनके जिला में क्षेत्र में दो जिला है, एक उस्मानाबाद है और दूसरा वहाँ दलहन आधारित चना, मूंग, अरहर दाल, आटा आदि व्यवस्था है और परभनी है जहाँ गन्ना होता है। तो आप वहाँ हम जांच करा लेंगे, जांच कराने के बाद यदि संभव होगा तो आपके क्षेत्र में भी उसकी व्यवस्था कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 368 केसी नैनी श्रीनिवास। माननीय मंत्री जी श्री पीवी मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Sir, it's a very important question and you've given me a chance. I'm thankful for that. Sir, government is focusing on controlling production of drugs or whatever enforcement, but government should also focus on screening, sir. They should screen all the high schools and colleges because a lot of parents don't know that their children are consuming drugs. Sir, I would like to know from the minister, is there any proposal to screen all the colleges and schools, and so that those people who are stuck in this drug addiction, so we will know who is actually there and we can counsel them and their future will be saved, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, सही में माननीय सांसद जी ने जो कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और बहुत ही इस देश के लिए भी बहुत महत्व रखता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नीति बनी है जिसके तहत नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों को रोका भी जाए, उसकी तस्करी को भी रोका जाए। इन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में इसके लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें प्रशिक्षण देने से लेकर सभी राज्यों के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश से है लेकिन पूरे देश का यह विषय है, तो खास करके विश्वविद्यालय परिसर में इसके मादक पदार्थों के सेवन के आंकड़े जो आए हैं वह उस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो उसके लिए सरकार ने कई प्रकार के, जैसे कि अभी 2021 में तुरंत इनकॉर्ड बनाया गया है। इनकॉर्ड के माध्यम से हम स्टेटों से कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। पहले से एक समन्वय समिति बनी हुई है जो राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए वहाँ हम कार्य करते हैं और उसको एनसीबी के द्वारा जो हमारा नारकोटिक्स है उसके लिए जो हम अभियान चलाते हैं और जो केंद्र सरकार की एक नीति है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अभी तक 272 जिलों को संवेदित जिला भी घोषित किया गया है और उसके तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 272 जिलों को जो चिन्हित किया गया है, 8000 मास्टर स्वयंसेवकों का उसमें चयन भी किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। अभियान की गतिविधियों के लिए 42 लाख से अधिक युवाओं ने सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लिया है और लगभग 4000 से अधिक युवा मंडलों, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयंसेवकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो 272 जिलों का अभी जिक्र किया तो उसमें हरियाणा के 10 जिले आते हैं जिसमें कि मेरी लोकसभा के भी 2 जिले हैं, एक सिरसा और एक फतेहाबाद। तो मेरा आपके माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक थोड़ा सा सजेशन भी है कि एक फोर्टनाइटली या फिर इसका एक क्वार्टरली कोई एक ऐसा मीटिंग जो है वो कर लिया जाए जिससे हमें पता लग सके कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपकी इस योजना का क्या लाभ मिल रहा है और किस तरह से जो है तरक्की हो रही है। उसको डीसी को भी और वहाँ के एसपी को भी और जो सांसद हैं उनको भी इन्वॉल्व करके अगर एक क्वार्टरली मीटिंग कर ली जाए तो हम उसके बारे में उसका
पूरी जानकारी ले सकते हैं कि जो हमारी सरकार की योजना है उसके बारे में हम लोग कहां तक आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे 4 स्तरीय कमेटी बनी हुई है, जिला से लेकर राज्य से लेकर ऊपर भी उच्च स्तरीय कमेटी बनी है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको एनसीबी के कार्यालयों के माध्यम से दिया गया है, जो राज्यों और जिलों से जरूरत होने पे समन्वय करके मीटिंग भी करती है और जिस प्रकार के रिपोर्ट आता है उस पर सरकार के जो केंद्र सरकार के निर्देश है, अभी भी माननीय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में एक 2021 के दिसंबर महीने में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के जो भाव थे, जो निर्देश से सारे राज्यों को दिया गया है और पूरे नीचे से लेकर, जैसा मैडम बोल रही थी माननीय मैडम की इनके हरियाणा के 10 जिले आए उसमें आते हैं, तो प्रत्येक जोन बनाकर फिर उसको सब जोन बनाकर फिर डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम उसको नियंत्रण रोकथाम के लिए काम करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। कुंवर दानिश अली, टी.एन. प्रतापन, ई.बी. डन, एडवोकेट अदुल प्रकाश, शौकत राय जी, के. सुरेश जी, अब्दुल मजीद आरिफ जी, अधीर रंजन चौधरी जी, रितेश पांडे, मानिक टैगोर, वी.के. श्रीकंदन, डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, फैजल, पी.पी. मोहम्मद। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी। क्या विषय क्या है? मुझे इतना ही कहना है कि मैं जो स्थगित प्रस्ताव दिया कल और आज, जो सारा देश में ट्रेड यूनियन भारत बंद बुलाए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और पूरा बैंक बंद हो गया था, कल ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोगों में बहुत ही नाराजगी है। सरकार जो सरकार को Sir, barring Bharatiya Mazdoor Sangh belonging to the BJP party, all the trade unions have decided in unison to call a strike across the nation in order to stop the plundering of the nation by this government, and they have put forward some issues for the consideration of the government. That's scrapping of proposed changes in labor laws, number 1, privatization of any form and the national monetization pipeline, increased allocation of wages under Manrega, regularization of contract workers. That it has evoked a huge response across the nation, but it is sorry to state that in West Bengal, the government, by deploying their own workers, trying to thwart the agitation. It is sorry to state that here they are talking about for labor's interest, but in West Bengal they are trying to thwart the issue. So I would like to flag the attention of this House and to the nation that we are all extending our full-throated cooperation to this agitation, to this strike called by all the unions, labor unions, barring Bharatiya Mazdoor Sangh. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख उल्लेख पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय चेयरमैन साहब, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री संजीव कुमार बालियान जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभापटल पर रखता हूं। नंबर 5, श्री नित्यानंद राय जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, सुश्री शोभा करांदला जी। जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 8,
Dr. L. Murugan ji. Respected sir, with kind your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 8 of the today's revised list of the business. Item number 9, Shri Arjun Meghwal ji. ये बोलना चाह रहे हैं ना? अधीर जी, Shri Adhir Ranjan Chaudhary जी. महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार। Item number 10, Shri Bhartrihari Mehtab जी, Shri Ganesh Singh जी. मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 10 में सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 13 विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 11, Shri Krishnapal जी. महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तिगत सदन के पटल पर रखता हूँ। 12, श्री अजय कुमार जी. माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध के बारे में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item 13, श्री अजय भट्ट जी. आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 1 के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्ययन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्य प्रहर, श्री असदुद्दीन ओवैसी जी. Sir, I want to bring to the notice of August House an important issue, sir, that many children have died by consuming the cough syrup called Coughset, which contains a deadly chemical called diethylene glycol. Sir, a few years ago in Ramnagar village in Jammu, dozen children also died by consuming this diethylene glycol-laden tonic called Cold Best. Both these were manufactured by Digital Vision. Sir, publicly data shows that these medicines fail to qualify quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act 1940 which treats such serious offence. What I demand from the government, sir, is that the regulatory response to Digital Vision's offences weren't unique to the company, but were symptoms of a larger systemic problem. The Indian state and central drug regulators today balk at prosecuting manufacturers of substandard drugs. The Drug Consultative Committee and Advisory Body to state regulators have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drugs would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn and strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act should be implemented. This is a very important issue, sir. Many children are drinking this cough syrup and they are dying, and there is no control by the government on such sale of substandard drugs, sir. Thank you. Thank you. Dr. Sujay Vikhe Patil ji. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak during the Zero Hour. So I have been raising the issue of water supply in Ahmednagar Cantonment Board for the past 2 years, but no progress has been made regarding the same. Recently, the Ahmednagar Cantonment Board has increased the water charges from 2,000 rupees per annum to 2,400 rupees per annum, whereas all the other cantonment boards adjacent to this Ahmednagar Cantonment Board has a water charge of 2,000 rupees per annum. So the residents of this area are already suffering due to inconsistent water supply, and they receive water supply for only 12 to 15 days, and that too it is irregular. Also due to COVID pandemic, this particular water rise
will create a huge economic impact in life of those residents. So my request through you, sir, is to the Ministry of Defence to roll back this rise in the water charges, and also I would also like to make a special mention through you, sir, to the Ministry of Housing and Urban Affairs to expedite the completion of Phase 2 of Amrut Yojana undertaken by the Ahmednagar Municipal Corporation, due to which the facilitation of water supply to the residents of Ahmednagar as well as the cantonment would be much easier. Thank you, sir. सत्यदेव पचौरी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कानपुर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कानपुर में खोले जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि विदित है कि कानपुर एक औद्योगिक शहर है, प्राचीन शहर है, जिसकी आबादी 45 लाख से ऊपर है और यहाँ कानपुर से चारों ओर कनेक्टिविटी है, चाहे वो आगरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, झांसी हो, और इसके अलावा कानपुर 10 स्मार्ट शहरों में 8वें नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, वहां पर केवल कानपुर के लोगों का ये उपचार की आवश्यकता नहीं होती। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्र है, जहां उपचार के अच्छे व्यवस्था नहीं है, वहां के लोग भी कानपुर में उपचार के लिए आते हैं। इसलिए जब भार बढ़ता है तो फिर कानपुर और संजय गांधी हॉस्पिटल 2 ही स्थान रहते हैं जहां पर जाएं, और भीड़ होने के कारण उनको महीना प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज आया, मरीज ऊपर चला गया, इलाज ही नहीं हो पाता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर एक श्री आयुर्वेदिक संस्थान खोलने के लिए कृपा करें। श्री गुरुमूर्ति जी, हाँ प्लीज। Honorable Chairman, sir, thank you, sir. Sir, the Ministry of Labour and Employment is running 2 schools at Kalchedu and Talpur villages at Venkatagiri constituency, Nellore district, Andhra Pradesh, sir. Sir, Kalchedu village is popular for mica mines. For the well-being of labourers working in mica mines, Ministry of Mines and Labour Welfare started a primary school and high school in 1950, sir. These mica workers, a primary health center with 50-bedded and 30-bedded TB hospital was established in 1955, sir. The hospital was closed in 2003. At present, school infrastructure is dilapidated condition, lack of faculty and facilities, sir. Altogether, 150 children are studying in the school, sir. I request you through you, sir, the Honorable Minister of Labour and Employment to kindly take necessary action for all-round development in these MMLOW schools and Kalchedu and Talpur villages, Nellore district, Andhra Pradesh, sir. Thank you, sir. श्री फजलुर रहमान जी। माननीय उपसभापति महोदय, आपका शुक्रिया। मैं उत्तर प्रदेश के वन गुजर और टोंगिया गांव के बारे में, खास तौर से जिला सहारनपुर के वन गुजरों के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय संसद ने 16 साल पहले 15 दिसंबर 2006 को ऐतिहासिक कानून अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी बनाया था। उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर के शिवालिक तलहटी वन क्षेत्र में 3000 की संख्या में टोंगिया आबादी और 4000 परिवार की आबादी वन गुजर समुदाय की है, जो जंगल में रहते हैं। टोंगिया गांव और वन गुजर समुदाय को वन अधिकार कानून 2006 के तहत पहली बार मान्यता तो मिली,
लेकिन 16 साल बाद भी वन गुजरों को अभी तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं, बल्कि उन्हें लगातार विस्थापित करने और जंगल को छोड़ने की धमकी दी जाती रही है, जबकि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006 के तहत उनको जोर जबरदस्ती जंगल से नहीं निकाला जा सकता। वन गुजर समुदाय के सैकड़ों वर्षों से जंगल में रहता है और ये समुदाय आप क्या चाहते हैं वो बताइए। जानवरों जानवरों को पालने का काम करता है। यदि इन्हें यहाँ से निकाल कर कहीं और जगह पुनर्वास किया जाता है तो सरकार के पास इतनी बड़ी चारागाह नहीं है कि वो अपना सैकड़ों जानवरों को खाना खिला सके। इसलिए इनको जंगल में रहने का अधिकार मिलना ही चाहिए। मान्यवर, मेरी सरकार से मांग है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी वन गुजरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006 के तहत उनको कम्युनिटी राइट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मान्यवर, 1 मिनट के लिए। मान्यवर, आए दिन विभाग और पुलिस के अधिकारी इन पर अत्याचार करते रहते हैं। वन विभाग से वालों से दूध, घी, मक्खन लेने का भी काम करते हैं। तो ये उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इनका अधिकार जंगल में रहने का है। मान्यवर, प्रशांत प्लीज, बस आखिरी बात। मान्यवर, प्रशासन की पुलिस और विभाग को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी 2006 के बारे में जागरूक किया जाना अनिवार्य है सभापति जी, अधिकारों का हनन। मैं आपके जरिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और खास करके प्रधानमंत्री जी का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं। सर, in August 2021, the Government of India declared the National Mission on Edible Oils, and the Government of India wants to make the Northeast as an oil palm hub. Sir, subsequently, in December 2021, more than 100 scientists, ecologists, conservationists from across the country wrote a joint letter to the Honorable Prime Minister cautioning him that the biodiversity, the rich forest cover and the rich ecology, that you know the Northeast is harboring that forest cover, but this will be an ecological disaster if such a palm oil cultivation is taken up as per the government plan. And also, the scientists have brought it out. They recommended that agricultural lands be tapped before expanding into biodiverse areas such as the northeastern region and Andaman and Nicobar. And they also pointed out, as per the UN's Food and Agriculture Organization, FAO's data shows that India still has 38.8 million hectares of climatically suitable land open for cultivation of palm oil. So, Government of India shouldn't make the Northeast as an oil palm hub, because this is the only remnants of the rainforest and ecology that we have. Thank you. जुहार और धन्यवाद महोदय। भारत वर्ष रे संबलपुरी कौशली भाषा गोटे प्राचीन और पुरातन भाषा है महोदय। 1.5 कोटी रु बेसी लोग जेन माने ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और भारत वर्षर विभिन्न जगह रोचन महोदय, से माने संबलपुरी भाषा कहसन। या गोटे प्राचीन भाषा, वैज्ञानिक भाषा है जेन भाषार निजस्व व्याकरण अच्छे, निजस्व शब्दावली अच्छे, निजस्व स्वतंत्र साहित्य अच्छे महोदय। इतार संगे संगे रामायण, महाभारत, श्रीमद भागवत गीता और धार्मिक ग्रंथ माने भी संबलपुरी भाषार अनुवाद हो सारी। ये भाषा संस्कृत भाषार बहुत पाखर भाषा है, निकटतर भाषा है महोदय। यार निजस्व वाद्य अच्छे, निजस्व गीत अच्छे, निजस्व नाच अच्छे, निजस्व संगीत अच्छे, निजस्व ड्रामा आदि अच्छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में महोदय भारत सरकार संबलपुरी साहित्यिक श्री हलधर नायक और संबलपुरी गायक श्री जितेंद्र हरिपाल के पद्मश्री प्रदान करिछन। इटा परोक्ष संबलपुरी भाषार स्वीकृति आए महोदय। बहुत बार आम भाषार स्वीकृति और संविधान 8म अध्याय इटाके अंतर्भुक्त करवा लगी दाबी करी आसुचु। आपणकर माध्यम महोदय मुई
भारत सरकार गृहमंत्री सामने दाबी करुचे संबलपुरी भाषा के संबलपुरी संविधान अष्टम अध्याय जगह दोन इटा मोर दाबी है महोदय। धन्यवाद महोदय जी। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों के उनके निवेशकों के भुगतान में देरी की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, मैं बिहार राज्य से आती हूँ और मेरे संसदीय क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले सहित बिहार के लाखों लोगों ने सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी की विभिन्न बचत योजनाओं में अपना पैसा जमा कर रखा है, लेकिन मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से उनका भुगतान नहीं हो रहा है तथा वे अपने मेहनत मजदूरी से जमा किए गए राशि भुगतान के लिए दर दर भटकने को विवश हो रहे हैं। सहारा इंडिया, रोज वैली जैसी ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं जिनमें गरीब लोगों का पैसा जमा है परंतु उनका भुगतान नहीं हो रहा है। महोदय, सहारा इंडिया का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में ही सेबी एवं सहारा को जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी निवेशकों का पैसा न तो सहारा इंडिया भुगतान कर रहा है और न ही सेबी द्वारा किया जा रहा है। इसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि सेबी में सहारा की जमा राशि में से सरकार की निगरानी में लोगों का भुगतान संभव हो सके। सेबी और सहारा विवाद के कारण सहारा इंडिया में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए सहारा इंडिया में जमा किए गए लोगों का पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने का स्लिप भेज दीजिए, कार्रवाई की जाए। आप यहाँ स्लिप भेज दीजिए, अवश्य करवाइए। स्लिप भेज दीजिए, जिनको संबद्ध करना है स्लिप भेज दीजिए। जी, संबद्ध करिए। श्री T.N. प्रतापन जी, ओके, सेंड द स्लिप प्लीज। आप करिए, okay, please, Prathapan ji. Yes, Honorable Chairman, sir. ICHR decided to exclude hundreds of martyrs of Great Malabar Revolt, which is an anti-colonial freedom fight in 1921 from the Dictionary of Martyrs of Freedom Struggle. Malabar Rebellion in 1921 was a proud chapter in the history of our freedom fights. Indian independent struggle is the foundation of our country. The history of our freedom fights for hundreds of years should be our inspiration and the center of unity. Our freedom fighters shall be respected. Please do not insult them. It is easy for someone to write mercy petitions during independence movement, but it took courage and incredible commitment for the martyrs of Malabar Revolt to sacrifice their life for this land. The martyrs of wagon tragedy, which is a heinous account of British cruelty like Jallianwala Bagh, are also insulted by ICHR. Sir, it is not good for our country to mutilate our history. ICHR should be reminded their responsibility, and that is to celebrate the history and heritage of this country without any political agenda. I kindly request to the Culture Ministry to revisit the decision of ICHR to exclude our freedom fighters who were once respected and honored as martyrs. Thank you, sir. श्री सौमित्र खान जी, ओके, he is listening. सर, मैं बिष्णुपुर लोकसभा से आते हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट है सड़क परिवहन मंत्री जी से, जो हमारा 2 सहारे, एक बरजड़ा एक सोनामुखी, एक बरजड़ा का ऊपर हमारा ओवरब्रिज हो जाए तो
कम से कम 50,000 आदमी हर रोज जो यातायात करते, जो आना जाना करते हैं, तो 10 लाख आदमी आना जाना शुरू हो गया सर, क्योंकि ये नई 60 उसके साथ जुड़ा हुआ है। सर मेरा परिवहन मंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है, बरजड़ा का ओवर ब्रिज और सोनामुखी पौरसभा का जो बाईपास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता का साथ जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। महोदय, देश का दूसरी योजना और बिहार का प्रथम योजना, मैं अररिया लोकसभा से आता हूं महोदय, नेपाल के बॉर्डर में है, कोसी मैची नदी जोड़ योजना का स्वीकृति मिली है। वह कोसी मैची नदी जोड़ योजना यदि हो जाता, वहां अनेक नदियां हैं महोदय, परवान, बकरा, भलवा, नोहंदरा, काफी जो कोसी से निकलती है छोटी छोटी नदियां महोदय, उस नदी का बाढ़ सुरक्षात्मक बांध होगा। नदी जोड़ योजना स्वीकृति मिली है महोदय, 4,900 करोड़ रुपया का स्वीकृति मिली है। परंतु बिहार सरकार और भारत सरकार का बीच में ये लड़ाई है कि वो इतना % दे, वो इतना दे। महोदय, यह योजना धरती पर होने पर हम लोगों का बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, वहां का किसान का भलाई होगा और साथ साथ 2 लाख हेक्टेयर किसानों का जमीन का सिंचाई का भी समाधान होगा महोदय। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को धरातल पर उतारा जाए, ताकि मोदी जी का सपना पूरा होगा और भारत का, हमारे यहाँ का किसानों का लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया। आज मैं सदन के समक्ष सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो बल्कि देश भर के युवाओं के रोजगार से संबंधित एक विषय रखना चाहूंगी। कुछ दिन पहले हम सबने इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो देखा था, जिसमें प्रदीप मेहरा नाम का युवक देर रात 10 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा था सेना में भर्ती की तैयारी के लिए। वो दृश्य इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से हमारे युवा सेना में भर्ती के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय सेना ने हर वर्ष लाखों युवा नौकरी के लिए आवेदन देते हैं और रक्षा मंत्रालय हर वर्ष 90 से 100 रिक्रूटमेंट रैलीज के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। मेरा लोकसभा क्षेत्र एक आकांक्षित जिला होने के साथ ही आदिवासी बाहुल्य भी है और हजारों ग्रामीण क्षेत्र के युवा आर्मी जनरल ड्यूटी, जिसमें आयु सीमा 17 से 21.5 वर्ष है, और ट्रेड्समैन, जिसमें आयु सीमा 17 से 23.5 वर्ष है, के लिए आवेदन देते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण रिक्रूटमेंट रैलीज पिछले 2 वर्षों से बंद है, जिसके कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र के युवाओं की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा हो गई है और वो भर्ती के लिए योग्य नहीं है। एयरफोर्स और नेवी द्वारा भी 2021 में 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया था। इसीलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे युवा जो कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में आयु सीमा के जिनकी आयु सीमा अधिक हो गई है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 2 साल का एज रिलैक्सेशन भारतीय सेना में इस वर्ष होने वाली भर्ती में किया जाए, क्योंकि वर्तमान में 81,000 पोस्ट सेना में वेकेंट है और ये भर्ती होने के कारण कई सारे युवाओं को देश की रक्षा करने का एक सौभाग्य मिलेगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझको शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र मछली शहर जनपद जौनपुर के अंतर्गत जफराबाद विधानसभा के जफराबाद जंक्शन के पास रेलवे ओवरब्रिज न होने के कारण प्रायः आपातकालीन सेवाएं बहुत प्रभावित होती हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जफराबाद जंक्शन से सुल्तानपुर फैजाबाद प्रयागराज सैकड़ों रेलगाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे फाटक बहुत
समय तक बंद रहता है, व्यस्त रहता है। परिवहन की दृष्टि से शहर के पास होने की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कचहरी आने जाने वालों को जो है काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओवरब्रिज न होने से लगभग 30 के करीब स्कूल और कॉलेज आते हैं। कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण छात्र छात्राओं का स्कूल छूटना और तो और कभी कभी गंभीर बीमारी से जो फाटक बंद होने के कारण जो हमारे मरीज हैं वो दम तोड़ चुके हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जनमानस की पीड़ा को महसूस करते हुए जफराबाद जंक्शन पर रेलवे फाटक ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें। श्री जुगल किशोर जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति ज्वलंत मुद्दे की ओर ले जाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो कि नीड बेसिस हैं, कैजुअल लेबर हैं, डेली वेजर हैं और ये विभिन्न विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं और काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं। कई को 15 साल हो गए, कई को 20 साल और कई को 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये नियमित नहीं किए गए हैं, ये अनियमित हैं और उस वजह से इनको जो है वो पूरा मानदेय जो है वो नहीं मिलता है और पूरा मानदेय ना मिलने की वजह से ये परेशान हैं, इनके परिवार परेशान हैं और ये रोजमर्रा धरने, प्रदर्शन, एजिटेशन और घेराव जैसे कार्यक्रम जो हैं ये करते रहते हैं। महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ही सही एक बार ही जम्मू कश्मीर प्रशासन को आर्थिक मदद करे ताकि ये जो कर्मचारी हैं इन्हें नियमित किया जाए या इन पर कोई पॉलिसी बनाते हुए इन्हें जो है वो इनका पूरा मानदेय जो है वो दिया जाए ताकि ये सुचारू रूप से विभागों की सेवा भी कर सके और उसके साथ साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। अन्यथा रोजाना धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इनकी मदद करे, जम्मू कश्मीर प्रशासन को आर्थिक मदद करे ताकि इन्हें नियमित की जाए। धन्यवाद। राहुल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मुझे समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के वाडौली गांव और वडाला के स्थानीय लोगों का एक गंभीर विषय की ओर सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह है कि निवासियों ने शिकायत की है कि मुंबई में आरसीएफ के पास लोधा, न्यू कप परेड, अजमेरा आइलैंड और दोस्ती कॉम्प्लेक्स के क्षेत्र में आरसीएफ के एक प्लांट से आरसीएफ की लापरवाही की वजह से जहरीली गैस निकलती है, जो वडाला के निवासियों में गंभीर बीमारियां और वहां डर का माहौल पैदा कर रही है। प्रदूषण करने वाले इस प्लांट के लापरवाही आरसीएफ पर कार्रवाई करने के लिए मैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय को आगाह करता हूं और इस गंभीर विषय पर यहां के आरसीएफ प्रबंधन के साथ बार बार मीटिंग बुलाने के बाद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अतिरिक्त वाडौली गांव में भी आरसीएफ की भूमि पर वर्षों से खाली पड़े एक मैदान का इस्तेमाल गांव के बच्चे 45 to 50 ईयर्स से खेलने के लिए करते थे। इस मैदान का उपयोग वरिष्ठ नागरिक मॉर्निंग वॉक के लिए भी करते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से आरसीएफ प्रबंधन ने बिना कारण इस मैदान को बंद कर दिया है। इस कारण वाडौली गांव के बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मॉर्निंग वॉक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मैदान पर खेलने वाले कुछ बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। आरसीएफ के विभाग ने मलबे का इस्तेमाल कर इस मैदान को बंद कर दिया है। अब यह स्थान गंदगी के कारण सांपों और कई कीड़ों के लिए भी घर बनाया गया है, जो आसपास के ग्रामीणों के लिए बहुत बीमारियों का कारण बन रहा है। तो अतः आपके माध्यम से मैं माननीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री जी से अनुरोध करता हूं इस विषय में हस्तक्षेप करके आरसीएफ अधिकारियों को आदेश देकर जो जहरीली गैस है उसके फैलाने वाले प्लांट्स के ऊपर कार्रवाई करे और वो मैदान वाडौली गांव के लिए उपलब्ध करे। धन्यवाद। के नवासकनी जी नहीं है क्या? श्री सप्तगिरी उलाका जी। Thank you, Chairman, sir. I would like to raise a very important issue about NALCO disinvestment. NALCO is a Navratna CPSC under the Ministry of Mines, with government having stakes of 51.28%. Sir, the NALCO has been an industry leader in producing and exporting high-quality aluminium for 40 years. The government wants to privatize a zero-debt company that has consistently paid dividends to the government. Since incorporation, NALCO has been making profits and continues to have a
consistent track record of production, productivity, technology adoption, quality assurance, capacity utilization, profitability, and sizable share of dividends to national and state exchequers. Is one of the highest foreign exchange earners in the country, and it's a very good example of a good industry. Sir, Adani Enterprises Limited, through the company, they have a wholly owned unit named Mundra Aluminium Limited. They have floated this company, which is in the process of taking over NALCO through backdoor entry, sir. I would like to request the Ministry of Mines, Sri Prahlad Joshi here, that there is a lot of discontent and resentment among the people. There are a lot of agitation on the ground, and I would request him humbly through you, sir, stop the disinvestment process, because NALCO is a profitable, CPS is a Navratna and wholly owned government company. This should be stopped, sir. Thank you so much. Shri Jaidev Galla ji. Thank you, sir. Sir, this Swatantra Sainik Saman Yojana has immensely benefited families of freedom fighters who are old and dependent on this pension for their livelihood. Due to bureaucratic apathy and the enormous delay in payment of pensions, several cases in the various courts have been filed. So I wish to give an example of one such case from my own Guntur district of Andhra Pradesh. Her name is Srimati Pavaluri Mangamma, a 90-year-old widow. Her husband, the late Sri Pavaluri Sivaram Krishnaya, drawing pension under the scheme, passed away on 4th May 2021. She had submitted all the necessary documents approved by the district collector for family pension. After several delays and obfuscation in the procedure to obtain the amount, the pension was credited to her bank account. However, citing reasons that the original PPO, original pension letter, and unmarried certificate has not been submitted, the amount so credited was reversed, sir. Despite immediate submission of these documents by her, her pension has not been restored. Adding misery to the situation, sir, the poor woman's CGHS card can be renewed only if new family pension FPO number is allotted. Her deteriorating health condition requires immediate health care and medical support. Further delaying the issue may have an adverse impact on the life of Srimati Mangamma, sir. Sir, I would urge the Honorable Home Minister to intervene in the matter personally and ensure timely payment of the family pension to Srimati Pavaluri Mangamma. Sir, also, today being the Telugu Desam Party Formation Day, we completed 40 years today. I once again request the government to confer the Bharat Ratna on our founder, Nandamuri Taraka Ramarao Garu, the legendary N.T. Ramarao. Thank you, sir. Shukriya, sir. Sir, as per the Punjab Reorganization Act of 1966, when United Punjab was divided, Chandigarh was the common capital, temporary common capital of Punjab and Haryana. And as per this act, all employees at the ratio of 60% from Punjab and 40% from Haryana were to be recruited for Chandigarh only. There is no provision for any other cadre to be recruited here. Sir, Rajiv Longowal Accord also ensured that in 1986, Chandigarh would be transferred to Punjab. It is our capital. However, unilaterally successive governments ने लगातार हमारे क्लेम को डाइल्यूट करने के लिए अब जैसे ये सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई कर दिया गया है, जहां बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह इस यूटी में भी, चंडीगढ़ में भी दूसरे एम्प्लॉयज जा सकते हैं। हालांकि ये हमारे अकॉर्ड के एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध में है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के एम्प्लॉयज के बिना और कहीं से कोई आ सकता है। तो ये हमारे हक पे हमारी कैपिटल सिटी हमसे खोने का एक डाका है। इसी तरह बीबीएम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जहां 56 साल से हमारा मेंबर पावर मेंबर रहा है, जो हमारे पानी की राखी करते हैं, उनको डैम सेफ्टी बिल से सेंट्रल कंट्रोल में लाने के लिए हमारे मेंबर को 56 साल के बाद निकाल दिया गया है। तो सर, लगातार हमारा क्लेम जो हमारे कैपिटल, ये एक इमोशनल इशू है पंजाबियों के लिए। चंडीगढ़ हमारा है, हमें इसको वादा किया गया था, और अब हमारा पानी हो या हमारा कैपिटल, हमारे एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स को सबको वहां से निकाल के हमारी माँ बोली पे, इस सब पे हमारा क्लेम इसको घटाया जा रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और फेडरल सिस्टम का वायलेशन है। तो मैं आपको इम्प्लोर करती हूँ, आपके राही सरकार को, कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, लॉन्गोवाल राजीव अकॉर्ड जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, आप इसको पूरा इसका हक दिलवाइए और चंडीगढ़ को, पंजाब को ट्रांसफर जल्द से जल्द कराइए। हमारा कैपिटल हमें दीजिए। जी, धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। महोदय, यद्यपि कि किसानों की फसल बहुत सारे कारणों से बर्बाद होती है, लेकिन हाल के दिनों में मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में नीलगायों का और हाथियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है
कि किसानों ने उन क्षेत्रों में फसल लगाना बंद कर दिया है। फसल नहीं लगाने के चलते उन फसलों का दाम भी बढ़ते जा रहा है और किसानों के जो खेत हैं वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं। महोदय, इसके साथ साथ हाथियों का भी इतना प्रकोप बढ़ा है कि वे फसलों को रौंद रहे हैं, मकानों को गिरा रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों को पटक पटक करके उनकी जान भी ले रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस दिशा में वन विभाग के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिवाय कि कभी कभी ये प्रयत्न किया जाता है कि उन हाथियों को भगाया जाए या उन नीलगायों को भगाया जाए। महोदय, ये केवल मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला नहीं है, देश के बहुत सारे राज्यों में इस नीलगाय के प्रकोप से और हाथियों के प्रकोप से वे राज्य भी आक्रांत हैं और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस दिशा में इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयत्न करे और साथ ही साथ एक मिनट महोदय, और साथ ही साथ प्रत्येक मामले में नष्ट हुई फसलों और बर्बाद हुए मकानों का आकलन करा करके, क्षतिपूर्ति का आकलन करा करके क्षतिपूर्ति देने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोहतरम चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैंने अपने हल्के संभल के रेलवे का एक ज़रूरी मामला 14/12/21 को लोकसभा में 0 आवर में के दौरान उठाया था और मैंने मांग की थी कि संभल से गजरौला वाया हसनपुर और जरगांव से सिरसी तक नई रेलवे लाइन बनाई जाए, लेकिन सरकार का तहरीरी जवाब आया कि सन 2016 में सर्वे कराया गया था, लेकिन योजना गैर अर्थसम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। लिहाजा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार हर काम अपने फायदे के लिए ही करती है और आम जनता की सहूलत के लिए कोई काम नहीं करती। सरकार संभल से भी टैक्स वसूल करती है। संभल एक जिला है और एशिया की सबसे बड़ी मेंथा की आयात मंडी है, जिसकी तरक्की के लिए रेलवे लाइन बनना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात है, संभल मुस्लिम अक़लियत की अक्सरियत का ज़िला है, इसके बावजूद क्यों सरकार संभल ज़िले का विकास कराना नहीं चाहती। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि संभल की जनता के साथ इंसाफ किया जाए और दूसरे ज़िलों की तरह संभल में भी रेलवे लाइन का विकास कराया जाए ताकि पूरे इलाके की तरक्की हो सके। शुक्रिया। श्री संजय जाधव जी। सर धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने सरकार के सामने रखना चाहता हूं। जो किसान फसल बीमा है, जब किसान अपनी फसल लगाते समय किसान बीमा योजना के लिए दिन भर लाइनें लगाकर, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अपनी वहाँ पे फसल बीमा भरता है, लेकिन जब फसल बीमा देने का समय आता है तब भी उसको फसल बीमा की शिकायत करने की, दर्ज करने के लिए उसको यानी हरकत उसको दी जाती है। मैं आपके माध्यम से ऐसे सरकार से पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो फसल बीमा का जो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, जब फसल बीमा किसान निकालता है तो आपके पास रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आप बाद में जब फसल बीमा उसको देने का समय आता है तब भी आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन करने की मांग करते हो। अगर नहीं करता है उसको 72 घंटे का समय दिया जाता है। 72 घंटे में कहीं इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसानों ने जब आपके पास फसल बीमा भरी है तो उसको मुआवजा देने समय उसको पूछने की जरूरत है। सुभाष बहेरिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा घोषित मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में दिलाना चाहता हूं। भीलवाड़ा जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, टेक्सटाइल के मामले में देश में अग्रणी है, परंतु जो मेगा टेक्सटाइल पार्क के जो नियम के हिसाब से राजस्थान सरकार जहां रिकमेंड करेगी वहां पे वो पार्क लगाया जाएगा। और राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा की जगह दूसरा कोई स्थान रिकमेंड कर दिया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से, टेक्सटाइल मंत्री से आग्रह कि राजस्थान सरकार को निर्देश दे कि वह दूसरा भी एक जो भीलवाड़ा में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव भेजे
ताकि उस पर यहाँ पे कार्रवाई हो सके, ये बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय। श्रीमती वीणा देवी जी। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि वैशाली संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर प्रखंड रधई और हसन गांव में बूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण प्रत्येक वर्ष सैकड़ों परिवार का आर्थिक क्षति पहुंच रही है एवं विस्थापित होना पड़ता है। अंत आपसे मेरी आग्रह है कि इस समस्या का समाधान वैशाली लोकसभा अंतर्गत विभिन्न गांवों का बाढ़ ग्रसित है उन्हें बांध बनवाकर सुरक्षित किया जाए, जिससे आम जनमानस को आर्थिक और विस्थापित जैसे समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील कुमार मंडल जी। नहीं हो रहा है क्या? इधर उधर के सब ऑन हो गया, आपका नहीं ऑन हुआ जी। प्लीज चेयरमैन साहब, बहुत बहुत बधाई। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट बंगाल बर्धमान पूर्व वेरी ब्यूटीफुल टूरिज्म सेंटर इज देयर। हमारा इधर गंगा का नवद्वीप महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म स्थान जो नवद्वीप है, नवद्वीप का किनारे गंगा का किनारे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें बहुत राइटर भी है, पोएट भी जन्म स्थान है, विप्लवी रासबिहारी बोस का। नहीं नवद्वीप किनारे बोला, आप किनारे बोला, हमारा किनारे बोला। सब दादा अपना ही है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है। ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का किनारे नवद्वीप है। प्लीज आपको मालूम है नवद्वीप का आधा मेरा है। बोलिए मंडल साहब बोलिए प्लीज। पोएट आर रासबिहारी बोस का जन्म स्थान भी है। इधर हम टूरिज्म मिनिस्टर का पास मेरा रिक्वेस्ट है, टूरिज्म केंद्र बनाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मदद करे तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल टूरिज्म केंद्र बन सकता है। क्या है इसमें 108 शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर है, पशुपति मंदिर है, बहुत कुछ ठीक है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जी ये टूरिज्म केंद्र बनने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ मेरा पास है। जी आपको मिनिस्टर का पास हमारा रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमको मदद करे श्री नारायण भाई कचारिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय गडकरी जी के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। आज ही हमारा भारत जो बदल रहा है कि विकास की तेज गति से, तो मैं माननीय मोदी जी के भी नेतृत्व में हम जब जो काम कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछली सरकार में जो नेशनल हाईवे की सड़कें रोजाना 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन आज हमारी मोदी जी के नेतृत्व में और गडकरी जी के नेतृत्व में रोजाना 38 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे की सड़कें बन रही है। साथ साथ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में जो सोमनाथ भावनगर नेशनल हाईवे का काम अभी चल रहा है, तो माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब ने 2015 में उसका भूमि पूजन किया था और 2018 में उसका काम पूरा होने वाला था, लेकिन आज तक वो धीमी गति से जो काम चल रहा है, तो ऐसी गति से जो काम चलेगा तो 2022 के एंड में भी ये काम पूरा नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये काम थोड़ा तेज गति से किया जाए ताकि वहाँ की जनता को उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, one of the pineapple farmer in my constituency has committed suicide. It's a very painful incident from Kerala. Sir, the issue is the bank authorities have started the attachment proceedings and they are continuing their harassments against the farmers. So, it has to stop very immediately. The government should intervene in this case specifically. In my constituency alone, more than 10,000 notices issued by all the banks.
So I urge upon the government to intervene in this case specifically. Interest and penal interest addition with the loans should be waived off. And about educational loan holders, due to the unemployment internationally and domestically, they are also facing the similar situation. The interest also waived off, and it should be rescheduled. All the loans should be rescheduled and restructured to increasing the repayment वीरेंद्र सिंह जी period. Thank you, sir. सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये सदन को मैं बीच में रखना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती का उत्पादन दुनिया की आवश्यकता आज के दिन में हो गई और प्राकृतिक खेती करने का दुनिया का केंद्र भारत हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ने जितना भारत को दिया उतना किसी देश को नहीं दिया। और भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया है। मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का भी विषय है, खेती कृषि, राज्य सरकार को निर्देशित करने की जरूरत है कि हर विकास खंडों पर गोबर की खरीद हो और प्राकृतिक खेती के उत्पादन का क्रय केंद्र भी खुले। सभापति महोदय, तो किसानों को इसकी लाभकारी कीमत भी मिलेगी और गोबर की खरीद से जो आज के दिन में छूटे पशुओं और लावारिस पशुओं के द्वारा फसल के नुकसान होने की समस्या बनी हुई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। जो किसानों को गोबर से लाभ भी होंगे और इस बात को केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करने का निवेदन मैं करता हूँ। प्लीज पंडा जी प्लीज जी साजदा अहमद जी। Thank you, sir, for giving me the chance. So the COVID pandemic had taught us an additional feature of the use of digital technology in the education system. To some extent, we have developed digital education where the household disparity to access to the digital world and the internet are still a huge challenge. The government has been proclaiming digital scheme for other sectors, but in the education sector, digital initiatives are being overlooked. Protecting and investing in digital infrastructure in education is vital for reducing income inequality and economic growth. Thus, to gain the benefits of the demographic dividend, proper investment in building digital infrastructure in the field of education are the need of the hour. I urge the government to build up the digital substructure, keeping in mind the future challenges in education, particularly in the rural areas. Thank you, sir. नहीं बोलेंगे कौन? धन्यवाद सभापति जी। आज मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जो न तो किसी क्षेत्र या प्रदेश से संबंधित है, न ही मेरे इलाके से केवल इस विषय का संबंध है। ये विषय पूरे देश के लिए है। हमारी सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए भी हैं। आपके माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं कि देश में करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू महिला हैं, हाउसवाइफ हैं। वो अपना घरेलू काम करने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता। वह हालांकि वो निर्धन परिवार से आती हैं। अगर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, सरकार अगर योजना लाए तो इसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, परिवार स्वावलंबी हो सकता है। मैं आ रहा हूं, मैं कोई पढ़ के नहीं बोल रहा हूं महोदय, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। संक्षेप में बोलिए बस। हाँ, एकदम संक्षेप में बोल रहा हूं। अगर सरकार